कल कहाँ तक हुआ था? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ तो बताओ लोग कल कहाँ तक हुआ था? कुछ याद है? हमको तो याद है। सर मेटल तक हुआ था, मेटल तक बता रहे थे, बताया था। मेटल का क्या बता रहे थे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सारे जो कल बताए थे वो सारे प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल चेंज होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में? नो सर। तो उसलिए उसको बोला जाएगा कि वो सारे जो प्रॉपर्टीज हैं जो जिसमें कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा, वो हम लोग आज देखेंगे। पहले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज देख करके और तब फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। कुछ लोग अभी भी बिना नेम, रोल नंबर, एडमिशन, नेम तो डाले हैं लेकिन एडमिशन नंबर क्लास सेक्शन में ही डाले हैं, तो मैसेज कर देते हैं। ठीक है सर 16 से स्कूल खुल रहा है ना? हाँ, 7 तारीख से बिहार सरकार का तो ऑर्डर आ गया कल। 7 तारीख से 9-10 का और 16 से 1 से 8 का। नोटिस 2 दिन अल्टरनेट होगा कि नहीं, सब नोटिस किया जाएगा। अब आज स्कूल में लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है, बस चलाना है कि अपने साधन से बच जाएंगे। अब छोटे बच्चे तो अपने साधन से नहीं आ सकते हैं, तो बस चलेगा ही, उम्मीद है। सर अगर नोटिस आना होगा तो वो 2 दिन पहले ही आएगा ना? हाँ हाँ, वो सब नोटिस 1 आध दिन के अंदर ही आ जाएगा, जो भी आने वाला है। अमिताभ कुमार सिंह किस सेक्शन में है, किसी को मालूम है? यस सर 8G में। 8G में? यस हाँ? सर। यस सर। और तानिया कुमारी? सर वो भी 8G में। सर 8G में है। 8G में, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था कल। अब हम लोग को इसके आगे चलना है, नॉन मेटल का। तो सबसे पहला, जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं। मरकरी को छोड़ के सारे जो मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन नॉन मेटल तीनों स्टेट में मिल जाते हैं। वो सॉलिड भी, कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी होंगे, कुछ नॉन मेटल लिक्विड भी होंगे, और कुछ नॉन मेटल गैस भी होंगे। ज्यादातर गैस ही होते हैं, जैसे आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आपको क्लोरीन, आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, जितने इनर्ट गैसेज हैं ये सारे नॉन मेटल ही हैं। तो ये सारे गैसेज स्टेट में हो गए। लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला जो ओनली नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन। सिंबल होता है Br उसका। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब हो गए। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि नॉन जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जनरली। लेकिन डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बना है नॉन मेटल से। कल कोई बच्चा पूछ रहा था। तो कार्बन जो है, कार्बन के मेनली बहुत सारे फॉर्म है। कोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। और
सारे ही हार्ड हैं, लेकिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अभी तक माना जाता है नेचुरली अकरिंग, वो है डायमंड। इवन जो पत्थर में छेद करना होता है, ड्रिलिंग करना होता है जमीन के अंदर, तो उसके लिए भी जो ड्रिल मशीन यूज करते हैं, जो बोरर यूज करते हैं, उसका जो टिप है, यानी उसका जहाँ जो जमीन के टच में रहेगा छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का, उस टिप पे डायमंड यूज किया जाता है। ग्लास कटर के रूप में डायमंड को यूज किया जाता है। और डायमंड किसका फॉर्म है? कार्बन का। कार्बन का। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन हो गया है ना, ये एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है, मेटल्स में एक खास किस्म की चमक होती है जिसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, साइन। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसी कोई चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं उनमें खास किस्म की चमक होती है। मेटल की तरह नॉन मेटल्स मेलिएबल या डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि आप उनको खींच के तार नहीं बना सकते, आप उनको पीट के पतला थिन शीट में नहीं बदल सकते। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली क्या होता है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड और ग्रेफाइट दो ऐसे नॉन मेटल कार्बन के फॉर्म है जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। डायमंड का तो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ग्रेफाइट का भी हमको लग रहा है कि 2800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ग्रेफाइट जानते हो लोग में किस चीज में यूज होता है? पेंसिल। पेंसिल के लेड में। और ग्रेफाइट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, जैसे आगे अभी दिया भी है इसमें, तो इसलिए उसको कुछ इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज किया था कहीं कहीं पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। इसके अलावा आपको ग्रेफाइट देखोगे, पेंसिल का जो काला वाला जो जिसको लेड बोलते हैं, वो कैसा होता है? स्लिपरी होता है कि खुरदरा होता है? चिकना होता है या खुरदरा होता है? चिकना होता है। चिकना होता है। ये जो चिकने चीज होते हैं, जैसे मोबिल ऑयल है, वो भी चिकना होता है। तो मोबिल ऑयल को किस लिए यूज करते हैं? 8th क्लास में भी तुम लोग हो तो फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, फ्रिक्शन। चिकना फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब सपोज कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स हैं उसमें फ्रिक्शन को कम करना है, तो उसमें मोबिल ऑयल डालेंगे। तो क्या होगा, अगर हीट से मोबिल ऑयल पिघल के एक बूंद भी गिर गया और जो पूरे कपड़े का थान वो रोल कर रहा है, उस पे एक बूंद भी चला जाएगा तो कपड़ा तो बर्बाद। अब उसको कोई खरीदेगा? नो सर। तो वहां पे आपको ऐसे जगह पे जहाँ पे लिक्विड ये लुब्रिकेंट नहीं यूज कर सकते, वहां पे ग्रेफाइट पाउडर को सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। और इसलिए यूज भी करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि वो जल्दी पिघलेगा ही नहीं, ना पिघलेगा नहीं तो गिरेगा भी नहीं, ड्रिपिंग नहीं होगा उसका। तो ग्रेफाइट का एक यूज ये भी है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे आप देखे होंगे कि कुकर है, तो कुकर का या सॉसपैन है आपके घर पे, चाय बनाने वाला होगा, तो उसमें जो कंटेनर है जिसमें चाय बनेगा या दाल पकेगा, वो एल्युमिनियम का बना होगा या स्टील का बना होगा, लेकिन उसके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट के। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कार्बन का बना होता है, और कार्बन यानी कि नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए वो हीट हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, और हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं। और लास्ट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी कि उनको पीटने पे रिंगिंग बेल की तरह साउंड नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और नॉन मेटल्स की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है, यानी कि नॉन मेटल के जितना भार नहीं उठा सकता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी हो गए नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर ग्रेफाइट नॉन मेटल है ना?
हाँ, ग्रेफाइट तो पहले ही बताया कि वो कार्बन का फॉर्म है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि नेम वन नॉन में, अभी इसको ध्यान से सुनोगे जो बोल रहे हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि नेम वन नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आंसर लिखेंगे? ग्रेफाइट? ग्रेफाइट। यस सर। नहीं, ग्रेफाइट नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि नॉन मेटल का नाम कार्बन है, ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट उसका क्या है, एक फॉर्म है। तो लिखेंगे आंसर में कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। इस तरह से अगर पूछा जाए कि नेम वन नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, उसमें भी लिखेंगे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। आंसर लिखने के तरीके पे भी मार्क्स कटता है और जुड़ता है। चलो अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज कब होगा? जब केमिकल रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है, एक हम लोग बोलते हैं उसको सिंटेक्स। सिंटेक्स का नाम सुने हो लोग जी कभी? सर सिंटेक्स? हाँ, यस सर। कहाँ सुने बताओ? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में, कंप्यूटर में। अब पानी की टंकी में भी सुने होंगे, पानी की टंकी सिंटेक्स कहता है। यस सर। यहाँ पे हम लोग जो सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में कभी पढ़े होंगे लोग, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हो लोग? आजकल तो ग्रामर पढ़ाया नहीं जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक आपको कॉमन सिंटेक्स दिया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सिंटेक्स हो गया, यानी कि एक कॉमन फॉर्मूला हो गया। अब उस पे कोई लिख दिया राम सिंह ए सॉन्ग, राम सिंह से सॉन्ग, कोई लिख दिया सीता ईट्स ए ब्रेड, दोनों ही सही है। सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट, तो उस सिंटेक्स से पूरा फिट बैठ गया वो। उस तरह से ये सिंटेक्स हो गया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब उसके जगह पे हम मेटल के जगह पे कॉपर ले लिए, O2 तो O2 है ही, तो क्या बन गया? कॉपर का ऑक्साइड। एल्युमिनियम ले लिए तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। सोडियम ले लिए तो सोडियम का ऑक्साइड बन गया। पोटेशियम ले लिए तो पोटेशियम का ऑक्साइड बन गया, है ना? तो सिंटेक्स अगर पता है तो उस पे आप डिफरेंट मेटल्स को रख करके और अपना जो कंपाउंड है वो बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंटेक्स समझना है और कैसे बनाना है उसको याद रखना है। 7th क्लास में पढ़े होगे लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना, तो केमिकल फॉर्मूला अगर लिखने आएगा तभी ये काम हो पाएगा। जैसे मान लो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हो कि Al2O3 लिखा हुआ है ना? यहाँ दिख रहा है ना जी Al2O3? यस सर। अब अगर कोई Al2O3 के बजाय AlO लिख दे इसके जगह, इसके जैसा, तो कभी वो रिएक्शन सही होगा ही नहीं, इक्वेशन सही होगा ही नहीं। तो Al2O3 कैसे आया? थोड़ा सा 7th क्लास वाला याद करोगे कि Al यानी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो आपके पास दो पार्ट कौन कौन है? एक पार्ट हो गया एल्युमिनियम और दूसरा पार्ट क्या हो गया? ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम का जो चार्ज होता है, पावर होता है 3, वैलेंसी जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन का होता है 2। वो 7th क्लास के टेबल में दिया होगा। अब उसको क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड, यानी कि इसकी वैलेंसी उसके नीचे और उसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो एल्युमिनियम के नीचे क्या आ जाएगा जी? Al2O3 हो जाएगा, और वो के नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो ये फॉर्मूला हो गया ना Al2O3। अब Al2O3 अगर सही से लिख दिए तो फिर बैलेंसिंग भी बताया गया था 7th क्लास में आपको, तो उसके हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। अगर बैलेंस नहीं आता होगा तो फिर किसी दिन हम बता देंगे ये लेसन खत्म करने के बाद। तो ये आप अभी ये समझना है कि जितने मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब जब मेटल ऑक्साइड बन गया तब उसका नेचर चेक किया जाता है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। 7th क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक लेसन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, अब बेस जो है वो रेड लिटमस को
ब्लू करता है। ब्लू कर और अगर न्यूट्रल होगा तो दोनों में से किसी लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड का रेड ही रह जाएगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। तो मेटल के ऑक्साइड पूछ रहा है कि कैसे होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक्टिविटी है। पहले तो आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, मतलब मैग्नीशियम रिबन तो घर पे नहीं मिलेगा, मान लो कभी हम लेबोरेटरी में स्कूल खुल रहा है तो कभी क्लास नहीं लाके जला के दिखा देंगे। तो मैग्नीशियम रिबन जो है ना वो लोहे की पट्टी जैसी पतली सी होती है सर। हाँ, अब उसको जब जलाएंगे तो उसको जलाने के लिए कैंडल लाइट में नहीं जला सकते, उसके थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो जलाएंगे बर्नर ओनर में, गैस बर्नर हो या स्प्लिट बर्नर हो, तो उस पर जब जलाएंगे तो वाइट, पूरा तेज वाइट लाइट निकलेगा जिसको बोलते हैं डैजलिंग वाइट लाइट, और जो सब्सटेंस बनेगा वाइट कलर का पाउडर मिलेगा। तो जैसे मैग्नीशियम आपने जलाया, मैग्नीशियम के यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम किस स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। सॉलिड। और ऑक्सीजन किस स्टेट में होगा? गैस। सर गैस। तो सॉलिड को ऑक्सीजन में जला रहे हैं, आपको मिलेगा क्या, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है। अब क्या सॉलिड स्टेट में ब्लू लिटमस या रेड लिटमस ले जाएंगे तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्या सर? नहीं अगर होगा सर। सॉलिड पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्लू या रेड लिटमस ले जाएंगे, तो माइक ऑफ करो मोहित, तो उसमें कोई चेंज होगा कलर में? नो सर। नहीं होगा, No, क्योंकि sir. उसको रिएक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो पाउडर मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको थोड़ा सा पानी में, मतलब सारा पाउडर नहीं, थोड़ा सा पाउडर लेकर के, क्योंकि हमको तो चेक करना है, तो थोड़ा सा पाउडर लिए और थोड़ा सा पानी लिए और दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या बनेगा, तो बता सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgOH(2). हाँ, तो ये बन गया आपका। अब आपके पास क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इसमें आप ब्लू लिटमस ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब रेड लिटमस ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है। और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया कहाँ से, तो वाटर में मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने से। अब चूंकि वाटर न्यूट्रल था, वाटर तो न्यूट्रल नहीं होता है, तो उस न्यूट्रल में मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिलाने से ही वो बेसिक हुआ ना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा नेचर हो गया, बेसिक नेचर। तो ये हम लोग को प्रूव करने के लिए कभी कभी एक्टिविटी आ जाता है, आपके बुक में दिया हुआ है, हम बता देंगे पेज नंबर भी, आप लोग खुद से भी खोज सकते हैं। जहाँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन लिखा होगा मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज में, वहीं पे वो एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन दो ऐसे मेटल होते हैं, इसको जरूर याद रखना है, हो सकता है कि तुम्हारे बुक में 8 क्लास में नहीं दिया हो। दो ऐसे मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, यानी कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, यानी ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू भी करेंगे। तो ऐसे दो मेटल का नाम है एल्युमिनियम और जिंक। इनके जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया या कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या डेफिनेशन दोगे? Some metal oxides so acidic and basic properties they are called atmospheric oxides. एक आदमी बोलो, ऐसे एलकेजी जैसा है। Some metal oxides हाँ, so acidic and basic properties they are called atmospheric oxides. Example aluminum oxide और zinc oxide. हाँ, वेरी गुड। तो इसमें मेटल ऑक्साइड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे द ऑक्साइड्स विच शोज या विच शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी बोथ आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड।
और ये दोनों का आपको देखो, अगर एसिडिक प्रॉपर्टी है तो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, और अगर बेसिक प्रॉपर्टी है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो ये देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड है ये कि बेस? एसिड है। एसिल एसिड है, एसिड का रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, यानी कि यहाँ पे बेसिक नेचर दिखाया, और यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। NaOH क्या है, एसिड की बेस? सर बेस है, बेस है। तो यहाँ पे वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, सोडियम एल्यूमिनेट का ये फॉर्मूला है, और इसी तरह से जिंक भी रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा सोडियम जिंकेट, उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, Na2ZnO2। नाम क्या होगा जी इसका? अभी जो फॉर्मूला लिखे उसका नाम क्या होगा? जिंक एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम कहाँ है? सोडियम हुआ है ना? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट हो गया। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सर ले लिए। चलो सब लोग का हो गया, क्लियर करें? यस सर। ओके, चलो अब आते हैं आगे। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि सारे जो मेटल हैं वो सेम तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं, इवन ऑक्सीजन के साथ भी। जैसे आप सोडियम और पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल हैं कि इनको अगर ओपन एयर में छोड़ देंगे, ओपन एयर में ऑक्सीजन होगा ना, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये जलने लगेंगे, यानी आग लग जाएगा इनमें। तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम कि अगर ओपन एयर में छोड़ देंगे उनको तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेंगे। इसलिए इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, मतलब खाली डब्बे में नहीं, केरोसिन में डिप करके रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करे और रिएक्शन करके जले नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके नीचे आते हैं। तो मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो हल्का सा हीट करने से वो ब्राइट फ्लेम के साथ जलने लगेगा। आयरन को हीट करेंगे तो वो कोई सब्सटेंस नहीं बनाएगा, मतलब जैसे पाउडर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का वैसा नहीं बनेगा, बल्कि वो ग्लो करेगा। जैसे कभी आयरन के रॉड को गर्म करके देखे वो लोग हवा में, जैसे हम लोग चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन है ही, तो बहुत देर तक जब गर्म करेंगे तो वो ऑरेंज कलर का, रेड कलर का वो ग्लो करने लगेगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तो व्हाइट कलर का ग्लो करने लगेगा, लेकिन वो डस्ट जैसा पाउडर नहीं बनाएगा। यानी कि आयरन का रिएक्शन करने का रेट मैग्नीशियम और सोडियम पोटेशियम से कम है या ज्यादा है? आयरन का रिएक्शन का जो रेट है, यानी कि रिएक्शन करने का जो स्पीड है, वो आपको मैग्नीशियम से ज्यादा है या कम है? कम है। कम है, क्योंकि जितना ज्यादा देर से रिएक्शन करेगा उतना ही रिएक्शन रेट कम होगा, यानी कि आयरन कम रिएक्टिव है। कॉपर जो है वो रिएक्शन करके वो जलेगा ही नहीं, वो उसके ऊपर सिर्फ एक ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाएगा। जैसे कॉपर के छड़ को गर्म करोगे चूल्हे पे तो वो ग्लो बहुत देर से करेगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर बन जाएगा, जैसे कालिख जमती है वैसा। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन का रिएक्शन ही नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन करते तो लोग गहने बना के सिल्वर और गोल्ड के पहनते ही नहीं, तो खराब हो जाता वो ऑक्सीजन का रिएक्शन करके। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं उनके जो रिएक्शन का जो रेट है वो अलग अलग होता है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, आयरन जो है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन भी हो और मॉइस्चर भी हो, दोनों अगर मिलेगा उसको तो रिएक्शन करके उसमें रस्टिंग होती है, जंग लगता है। जंग लगना जानते हो लोग ना, ब्राउन कलर का उसके ऊपर आ जाएगा लेयर, और फिर वो धीरे धीरे झड़ जाएगा, फिर लोहा कमजोर हो जाएगा, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम या एल्युमिनियम या जिंक, तो उसमें जंग क्यों नहीं लगता है? एल्युमिनियम में, बाकी के छोड़ दो, एल्युमिनियम के हम लोग बर्तन बनाते हैं ना, तो
एल्युमिनियम के बर्तन में जंग नहीं लगता है और लोहे के बने हुए बर्तन में जंग लग जाएगा, या लोहे के बने हुए आर्टिकल छड़ है, ग्रिल है, उसमें जंग लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा रिएक्टिव तो उसमें ज्यादा ना कोरोजन होना चाहिए। सर एयर और मॉइस्चर के सर चलते। एयर मॉइस्चर तो एयर में है ही, वो आयरन भी रिएक्शन कर सकता है उसके साथ और एल्युमिनियम भी रिएक्शन कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एल्युमिनियम जब रिएक्शन किया या मैग्नीशियम या जिंक जब रिएक्शन किया तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो उसके ऊपर में वो जो एल्युमिनियम का पूरा बर्तन है उसके ऊपर में एक लेयर की तरह वो एल्युमिनियम ऑक्साइड कवर हो गया, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। अब उसके नीचे, उस लेयर के नीचे जो ऑक्सीजन एल्युमिनियम है उसका ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो उसका रिएक्शन ही नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा तो उसका रस कोरोजन भी नहीं होगा, रस्टिंग भी नहीं होगा। लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं होता है। आयरन में क्या होता है कि रिएक्शन किया, आयरन ऑक्साइड बना और वो रस्ट जो है, वो जंग जो है वो झड़ के गिर गया। तो जब झड़ के गिर गया तो उसके नीचे वाला लेयर फिर एक्सपोज हो गया ना ऑक्सीजन रिएक्शन करने के लिए, तो उसका रिएक्शन चलते जाएगा और वो रस्टिंग हो के उसका धीरे धीरे स्ट्रेंथ खत्म होते जाएगा। यानी कि आयरन में प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनता है और इन सब मेटल्स में बनता है, यही अंतर है। समझ में आया बात? यस 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 अब आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन, जैसे आप कभी देखे होंगे कि कोई बाबा, चमत्कारी बाबा जो हैं वो पानी में आग लगा देते हैं, सिनेमा में या लाइव अपने लाइफ में भी देखे होंगे कभी कभी। जो क्लेम करेंगे कि बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, हिमालय से तपस्या करके आए हैं, सिद्ध पुरुष हैं, पानी में आग लगा देते हैं। पानी में आग वो क्या लगाते हैं? वो केमिस्ट्री का, साइंस का यूज करके और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? सोडियम या पोटेशियम, ये जो मेटल हैं, ये एकदम ठंडे चिल्ड वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी गर्मी का दिन है तो फ्रिज में से एकदम ठंडा पानी निकालेंगे, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर में आ रहा है, उसको चिल्ड वाटर कहते हैं। यानी वो पूरा उतना ठंडा पानी पिया भी नहीं जाएगा पूरा तेजी से। तो चिल्ड वाटर में भी अगर हम लोग सोडियम पोटेशियम डालेंगे तो उसमें आग पकड़ लेगा। तो बाबा लोग क्या करते हैं कि राख, जो जिसमें केरोसिन मिक्स राख है, उसमें सोडियम और पोटेशियम का पाउडर मिक्स कर दिए। तो जब तक वो राख में है तब तक केरोसिन के कांटेक्ट में है, तो वाटर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आग नहीं लग रहा है। अब वो झूठ मूठ का वो राख लेकर के, सोडियम पोटेशियम मिक्स राख को और झूठ मूठ का मंत्र वंत्र पढ़ के पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के साथ क्या होगा? वो सोडियम और पोटेशियम जो है वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बनाएगा सोडियम, नहीं फायर नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है और साथ में हीट भी रिलीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इन सारे रिएक्शन में हीट भी रिलीज होगा। अब इस हीट से ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड फ्यूल, जानते हो लोग कि नहीं? यस रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड फ्यूल। तो जलता वो सोडियम नहीं है या सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं जलता है, क्या जलता है? हाइड्रोजन जलता है। तो इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है कि तुरंत ये हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है, सोडियम और पोटेशियम के केस में। तो ये हाइड्रोजन जलने लगता है। तो लोग, वो बाबा जी क्लेम करेंगे कि हम पानी में आग लगा दिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। आग लगने का कारण सोडियम और पोटेशियम है, उसके रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बना, हीट बना, और इस हीट से भी हाइड्रोजन गैस जलने लगा और आग लग गया। अब उसके नीचे आते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एल्युमिनियम का भी वही हाल है। लेकिन कुछ मेटल जो हैं, जैसे आप देखोगे कुछ में हाइड्रोक्साइड बन रहा है, OH लगा है, मतलब कि क्या कंपाउंड हुआ? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर सिर्फ O लगा है तब क्या होगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड। ये चीज समझ में आना चाहिए। देखो, ये जो ऊपर वाले मेटल हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब रिएक्शन का रेट भी अलग अलग होता है। जैसे आप पहला पॉइंट पढ़ो कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो बनाते क्या है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस
और वो आग पकड़ लेता है। कैल्शियम को रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा वाटर को नॉर्मल लेना पड़ता है, यानी चिल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, थोड़ा नॉर्मल वाटर हो तब रिएक्शन करेगा, अगर थोड़ा सा गुनगुना हो तो और ज्यादा अच्छा है। मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने के लिए आपको हॉट वाटर चाहिए, बॉइलिंग वाटर, तब जाकर रिएक्शन करेगा, वो नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब और आगे बढ़ते हैं और नीचे जाते हैं तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना चिल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ना ही नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ना ही बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। इनको रिएक्शन करने के लिए चाहिए स्टीम, यानी कि वाटर का वेपर। तो वाटर का जो वेपर स्टीम, जिसका कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके साथ ये रिएक्शन करेंगे। और जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखोगे कि अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि ये जो वाटर आपका यहाँ पे H2O दिख रहा है, ये किस फॉर्म में हो गया? गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म में जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ कोई मेटल, तब हाइड्रोक्साइड नहीं बन करके ऑक्साइड बनेगा। तो एल्युमिनियम हो, आयरन हो, जिंक हो, ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं। अब फिर उसके नीचे जाएंगे, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये जो मेटल्स हैं बहुत कम रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शन करते ही नहीं है वाटर के साथ। अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे होते तो लोग सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट पहन के नहाते नहीं, उनको नहाने से पहले सब उतार देते। क्लियर यहाँ तक? सर फास्फोरस को भी रखा, फास्फोरस बेटा नॉन मेटल है, उसको मेटल में कहाँ ले आ रही हो? नो सर, पूछ रहे थे। हाँ, उसमें भी आग लगता है। देखो फास्फोरस, अब कुछ भी बता देते हैं। फास्फोरस दो टाइप का होता है, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है येलो फास्फोरस। ठीक है ना? तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, यानी कि आपको लगभग 27-28 डिग्री टेम्परेचर पे वो जलने लगता है, अपने आप आग पकड़ लेता है। तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो व्हाइट फास्फोरस को इसीलिए कंटेनर में, केरोसिन में या ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कि वो वाटर के साथ या ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं कर पाए, उसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है। चलो यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। सोडियम पाउडर के फॉर्म में रहता है ना? सोडियम टिकिया, साबुन की जैसे टिकिया के फॉर्म में रहता है, पाउडर के फॉर्म में नहीं रहता है, उसको काट के यूज किया जाता है। अब आते हैं रिएक्शन विथ एसिड। तो मेटल जो है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऊपर में लिखा हुआ है, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं जी? सर कम सर पानी घुल जाए, सर वो पानी में घुल जाए। और कोई? सर उसमें पानी इसको अल्कालिस कहते हैं, जब सर नहीं वो बेस होता है। देखो सारे जो एसिड हैं वो वाटर में डिजोल्व होंगे। एसिड को अगर 100% प्योर है, माइक ऑफ करो। एसिड अगर 100% प्योर है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एसिड। एब्सोल्यूट एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव और कोरोसिव होता है, तो उसको जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब सर इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ, वही बता रहे हैं। अगर उस एसिड का स्ट्रेंथ को कम करना है तो हम लोग को वाटर में एसिड मिलाना पड़ेगा। यानी कि जो भी एसिड हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में, जनरली वो वाटर और एसिड का मिक्सचर होता है। तो अगर उस मिक्सचर में वाटर का अमाउंट ज्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है तो वैसे मिक्सचर को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। और अगर उस मिक्सचर में एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है तो ऐसे एसिड को बोलेंगे कंसेंट्रेटेड एसिड। ठीक है? तो जब भी डाइल्यूट बोलेंगे यानी कि उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, जब भी कंसेंट्रेटेड बोलेंगे यानी कि उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है। तो आप देखो कि क्या बनता है, मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होगा तो बनेगा सॉल्ट और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है? तो मैग्नीशियम लिए, HCl लिए, रिएक्शन कराया, MgCl2H2 बन गया। एल्युमिनियम के साथ इसी तरह से हुआ। H2SO4 के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन लिख के दिखा रहे हैं। जैसे ये जिंक हो गया, Zn किस फॉर्म में होगा जी? सॉलिड, लिक्विड की गैस?
सॉलिड सॉलिड जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ले लिए हम लोग H2SO4 है ना। H2SO4 का नाम क्या होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ले लिए कैसा, कंसिडर्ड या डाइल्यूटेड? डाइल्यूटेड। और रिएक्शन करा दिए तो क्या बन जाएगा? तो सिंपली क्या करना है आपको कि जो एसिड है उसमें से H2 को अलग निकाल लिए। तो H2 को अलग निकाल लिए तो क्या बच गया? और एसिड में एसिड में SO4 बचा और Zn आपके पास पहले से है तो आप SO4 को Zn में जोड़ दिए, उसका फॉर्मूला बना दिए तो ZnSO4 हो गया। तो आपका बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से आप जो भी एसिड लो, जैसे ये Zn और HCl लिए तो Zn और Cl मिलके ZnCl2 बन गया और हाइड्रोजन अपना अलग हो गया, है ना। अब ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप पढ़े होंगे 7th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो जिंक है या एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है या आयरन है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ज्यादा एक्टिव उनका पावर है रिएक्शन का। तो ये वो क्या करते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिए और खुद जुड़ गए।